यह मेरा है वह पराया है, ऐसी गणना गिनतियाँ छोटे हृदय वाले छोटे दिमाग वाले लोग करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल पापा बोलते थे कि स्कूल से घर का और घर से स्कूल का रास्ता नापना ही सफिशिएंट नहीं होगा, आप सेल्फ स्टडी भी करें, क्योंकि टीचर्स जो होते हैं अध्यापक जो होते हैं वो विद्यालय में सिर्फ गाइड कर सकते हैं आपको। अगर आप उसकी सेल्फ स्टडी घर में आके नहीं करेंगे तो आप भूल जाएंगे। बड़ों का आशीर्वाद और हार्ड वर्क, उसका कोई शॉर्टकट नहीं है। गुरु की तो अलग ही इम्पोर्टेंस है भारत की सोसाइटी में, संस्कृति में। तो गुरु लोगों ने भी, टीचर्स ने भी बहुत अच्छा रोल अदा किया। और सोसाइटी, क्योंकि ह्यूमन बीइंग इज़ अ सोशल एनिमल, सामाजिक का जो सोशल का जो इम्पोर्टेंस होता है, जो महत्व होता है, वो बहुत मैंने पाया। और उन लोगों ने भी काफ़ी, पूरी सोसाइटी ने मुझे इसमें काफ़ी अच्छा सहयोग दिया। और अब समाज को वापस देने की कुछ हमारा टर्न आ गया है, गिविंग बैक टू द सोसाइटी। तो हम चाहते हैं कि अब हम उसी समाज ने, जिस समाज ने हमें पढ़ा लिखा के और हमें सपोर्ट किया है, एजुकेशन में हेल्प किया है, तो उसी समाज को हम वापस रिटर्न दें। उसके लिए हम बहुत सारे सोशल एक्टिविटीज़, वॉलंटियर एक्टिविटीज़ करते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी में गोल्ड मेडल, हेलसिंकी यूनिवर्सिटी में ऑनर्स के साथ टॉप, लंदन में टॉप 3 में, स्कॉटलैंड में बेस्ट सर्जन अवार्ड्स, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ कुवैत में 12 साल से लगातार एक्सेलेंट अवार्ड्स। एवरीबडी इज़ बिजी, सब लोग बिजी होते हैं। वी मस्ट टेक टाइम आउट, हमें टाइम निकालना चाहिए। तो यही बात है, प्रायोरिटी करें, प्रायोरिटाइज करें, ये नंबर 1, 2, 3, और टाइम निकालें। टाइम निकालेंगे तो आप कितने भी बिजी हो, आप अपने पैशन के लिए टाइम निकाल सकते हैं और यू कैन सर्व द सोसाइटी। उससे गिविंग बैक करने से सबसे अच्छी होती है कि आपको पॉजिटिव एनर्जी रिटर्न में मिलती है। बोलते हैं ना कि व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। तो आप पॉजिटिव एनर्जी देंगे, आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। सो यू विल नॉट गेट टायर्ड। कभी आपने सुना एक देश में 2 कॉन्स्टिट्यूशन हो, 2 झंडे हों? ऐसा कभी सुना है? ऐसा नहीं होता है। और वैसे ही भारतीय जो इंडियन जम्मू एंड कश्मीर हमारे भाई बहन हैं, वो उनमें ऐसे 2 झंडे, 2 फ्लैग्स, 2 कॉन्स्टिट्यूशन, 2 प्राइम मिनिस्टर, ऐसे कभी नहीं हो सकता है। सो इट्स नॉट पॉसिबल। वहाँ पे एक अलग ही तुष्टीकरण चल रही थी शुरू से ही, और इस तरह से ग्रोथ नहीं होता है। और इन्होंने उस ब्रिज उसको ख़त्म कर दिया है। और अभी हमारे भाइयों बहनों जो कश्मीर में रह रहे हैं, जम्मू एंड कश्मीर में, उनकी ग्रोथ होनी शुरू हो गई है। और काफ़ी हमारे चैनल में भी बहुत सारे वो देखते हैं, काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं, प्रमोशन हो रही है उनकी। ट्रिपल तलाक में वैसे ही मुस्लिम बहनें काफ़ी खुश हो गई हैं। अभी काफ़ी कंट्रोल हो गया है। वैसे ही राम जन्मभूमि में भी काफ़ी चल रहा है। अब ये चल रहा है कि दूसरी पार्टी जो है वो अब बोल रही है कि हम आपको वहाँ पे टूर कराएंगे, ट्रैवल कराएंगे। योगी सरकार जी जो है, देखिए, अगर कोई इलीगल इंक्रोचमेंट्स है उनके ऊपर बुलडोजर चलनी चाहिए। अगर कोई इलीगल है उनके ऊपर करना चाहिए, बैलेंस वे में करना चाहिए। तो इनकी ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है, तो विच इज़ गुड। बाहर देखिए, आप बाहर देखिए, ऐसे इलीगल इंक्रोचमेंट्स कहीं भी नहीं है, ऐसे इलीगल। और जो इन्होंने एक न्यू कंसेप्ट ये लेके आए कि अगर दंगाई बाहर करते हैं और सारे जो ये सब जो ये आगजनी करते हैं, ये सब जो बर्न करते हैं पब्लिक प्रॉपर्टी, ये किसकी प्रॉपर्टी है? उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है ना। ये जनता हार्ड अर्न मनी है, वो टैक्स में देते हैं। वो सरकार की बिल्डिंग्स जला रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं, पुलिस की कार गाड़ियाँ ये सब कर रहे हैं। तो ये मनमानी ऐसे नहीं होनी चाहिए। देयर मस्ट बी रूल होना चाहिए, एक कानून होना चाहिए, और रिस्पेक्ट करनी चाहिए लॉ ऑफ द लैंड की, रिस्पेक्ट करनी चाहिए। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका द न्यूज़ एक्सप्रेस चैनल में, और सबसे पहले इंडिया यानी कि दिल्ली में। बहुत बहुत धन्यवाद ब्रजेश जी, और आपके चैनल द न्यूज़ एक्सप्रेस के माध्यम से आपके सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन है। डॉक्टर साहब, सबसे पहला मेरा सवाल ये है कि जिस मुकाम तक आप हैं और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ कुवैत में आप अभी हैं, बच्चों के दांतों के डॉक्टर हैं, और जिस तरीके से आप डॉक्टरी का काम कर रहे हैं, मिनिस्ट्री में आपका नाम है, सोशल मीडिया पे आप छाए हुए हैं, तो इस मुकाम तक पहुंचने का मतलब कैसे आप पहुंचे इस मुकाम तक? कितनी मेहनत, कड़ी मेहनत आपको करनी पड़ी? सबसे पहले तो मैं यही बताना चाहता हूँ कि बड़ों का आशीर्वाद और हार्ड वर्क, उसका कोई शॉर्टकट नहीं है। देयर इज़ नो शॉर्टकट फॉर हार्ड वर्क। स्वेट, टीयर्स, टॉयल एंड टर्मोइल, ये सब जो है ना काफ़ी एसेंशियल पार्ट रोल अदा करते हैं। बट जैसे कि मम्मी पापा की गाइडेंस बचपन से ही, नाना नानी जी, दादा दादी जी, बड़ों का, और जिस तरह से उन्होंने एजुकेशन दिया और उन्होंने हमें एक रूटीन सेटअप करके बताया, और ये बताया, जैसे कि एग्जांपल पापा बोलते थे कि
स्कूल से घर का और घर से स्कूल का रास्ता नापना ही सफिशिएंट नहीं होगा। आप सेल्फ स्टडी भी करें, क्योंकि टीचर्स जो होते हैं, अध्यापक जो होते हैं, वो विद्यालय में सिर्फ गाइड कर सकते हैं आपको। अगर आप उसकी सेल्फ स्टडी घर में आके नहीं करेंगे तो आप भूल जाएंगे। तो ये एक रोल बना, प्लस हमारे भाई बहन भी थे, जो बड़े भैया और भी लोग थे, सब इकट्ठे मिल के पढ़े, और मिल के पढ़ने में, ग्रुप में पढ़ने में काफ़ी जल्दी रिटेंशन पावर होता है। और प्लस हम स्कूल में भी अच्छे अच्छे दोस्त मिले और टीचर्स मिले। गुरु की तो अलग ही इम्पोर्टेंस है भारत की सोसाइटी में, संस्कृति में। तो गुरु लोगों ने भी, टीचर्स ने भी बहुत अच्छा रोल अदा किया। और सोसाइटी, क्योंकि ह्यूमन बीइंग इज़ अ सोशल एनिमल, सामाजिक का जो सोशल का जो इम्पोर्टेंस होता है, जो महत्व होता है, वो बहुत मैंने पाया। और उन लोगों ने भी काफ़ी, पूरी सोसाइटी ने मुझे इसमें काफ़ी अच्छा सहयोग दिया, सपोर्ट किया। डॉक्टर साहब, सभ्यता की अगर बात करें, आपने कहा फादर और मॉम का सहयोग रहा, सभ्यता रही, उन्होंने हमें सिखाया कि किस तरीके से चल रहा है। खाली स्कूल से घर और घर से स्कूल नहीं जाना है, आगे के बारे में भी सोचना है। लेकिन कई लोग इस तरीके से सोचते हैं, लेकिन इंडिया के अंदर बंद के रह जाते हैं, इंडिया में ही जॉब करते हैं। आप कुवैत में हैं, आपके तीनों भाई या 2 भाई जो भी हैं आपके, वो भी आपके साथ अमेरिका में हैं, कहीं दूसरी जगह हैं। तो ये सब किस तरीके से आपकी तैयारी बनी, और पहले आप पहुँचे या पहले आपके भाई लोग पहुँचे? हमारी भारतीय संस्कृति बहुत ही उदार है, और हमने बचपन में श्लोकों में सीखा है, सुभाषितानी में सीखा है, अयम निजः परो वेत्ति गणना लघुचेत साम उदार चरितराम तु वसुधैव कुटुम्बकम। यह मेरा है, वह पराया है, ऐसी गणना, गिनतियाँ छोटे हृदय वाले, छोटे दिमाग वाले लोग करते हैं। उदार चरितराम तु वसुधैव कुटुम्बकम, वसुधा एव कुटुम्बकम, द होल वर्ल्ड इज़ लाइक ए फैमिली। तो हमें पापा मम्मी ने यही बताया कि आप जहाँ भी जाना चाहते हैं, जहाँ भी एजुकेशन करना चाहते हैं, वहाँ पे करें। और तो इसके लिए हमने बेस्ट एजुकेशन के लिए पापा मम्मी ने भेजा, बाहर भेजा, भाइयों को भी, मेरे को भी भेजा। और अब समाज को वापस देने की कुछ हमारा टर्न आ गया है, गिविंग बैक टू द सोसाइटी। तो हम चाहते हैं कि अब हम उसी समाज ने, जिस समाज ने हमें पढ़ा लिखा के और हमें सपोर्ट किया है, एजुकेशन में हेल्प किया है, तो उसी समाज को हम वापस रिटर्न दें। उसके लिए हम बहुत सारे सोशल एक्टिविटीज़, वॉलंटियर एक्टिविटीज़ करते हैं, फ्री सर्विसेज करते हैं हमारे समाज से। ये वक्त आ गया है, हमारे जो इंटेलिजेंसिया है, वो सारे इंटेलिजेंसिया इकट्ठे हों, आके वापस समाज को दें। जी डॉक्टर साहब, क्या उम्र थी जब आप इंडिया से कुवैत गए और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में आपकी जॉब लगी? क्या उम्र थी आपकी लगभग? 2004 में मैं इंडिया से यूनिवर्सिटी ऑफ हेलसिंकी फिनलैंड गया, पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट कोर्सेज पब्लिक हेल्थ में करने के लिए। वहाँ पे ऑनर्स के साथ टॉप किया। उससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी में मैं मौलाना आज़ाद इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज में गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर। और हेलसिंकी के बाद मैं क्वीन मेरी यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन में गया, जहाँ पे मास्टर्स इन पीडियाट्रिक डेंटिस्ट्री, चाइल्ड डेंटिस्ट्री में मैंने मास्टर्स प्रोग्राम किया। उसके बाद मैं स्कॉटलैंड गया, स्कॉटलैंड में भी मैं ओरल मैक्सिलोफेशियल सर्जरी का ट्रेनिंग किया। बाद में मैं 2009 सितंबर में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ कुवैत में, स्वास्थ्य मंत्रालय कुवैत में पीडियाट्रिक डेंटिस्ट, चाइल्ड डेंटिस्ट का रोल तब से मैं कर रहा हूँ। कंटिन्यूस 12 साल लगातार मुझे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से एक्सीलेंट अवार्ड मिल रहा है मेरे क्लिनिकल अप्रेजल में। लगभग किन किन लोगों से, मिनिस्ट्री से या तमाम जगह से या राजनीति में किन किन लोगों से, किन किन राजनेताओं से आपको अवार्ड मिल चुका है? दिल्ली यूनिवर्सिटी में गोल्ड मेडल, हेलसिंकी यूनिवर्सिटी में ऑनर्स के साथ टॉप, लंदन में टॉप 3 में, स्कॉटलैंड में बेस्ट सर्जन अवार्ड्स, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ कुवैत में 12 साल से लगातार एक्सीलेंट अवार्ड्स। बाकी बहुत सारे क्लब्स होते हैं, रोटरी क्लब्स ऐसे हैं, उनके बहुत सारे अचीवमेंट अवार्ड्स हैं या सर्टिफिकेट्स हैं बहुत सारे, क्योंकि हम हमेशा कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करते रहते हैं और स्पीकर की तरह रोल करते हैं। तो कितनी बार बेस्ट स्पीकर अवार्ड्स मिलते रहते हैं। इसमें टोस्ट मास्टर्स क्लब भी ज्वाइन कर रखा है, जिससे कि बेसिकली लीडर बनने के लिए। तो और स्पीकिंग पावर और बहुत सारी प्रेजेंटेशंस और टाइम मैनेजमेंट। इतना बिजी शेड्यूल है आपका वहाँ पर, और जिस तरीके से आप वहाँ पर करते हैं, मेंटेन करते हैं, टाइम निकालते हैं, ये कैसे आप करते हैं? आपका बहुत अच्छा सवाल है। हम अपने दर्शकों को भी यही गाइड करना चाहते हैं। टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छी स्किल होती है। टाइम मैनेजमेंट इज़ ऑल अबाउट प्रायोरिटी। आपकी प्रायोरिटीज़ क्या है,
उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपका पैशन है सोशल सर्विसेज, अगर आपका पैशन है कि गिव बैक टू द सोसाइटी की हेल्प करें, तो आप टाइम निकाल लेंगे किसी तरह से। हमारे एक प्रोफेसर लंदन यूनिवर्सिटी में थे, प्रोफेसर पॉल एंडरसन, उन्होंने मेरे एक दिन बताया था, वो मेरे को सैम बोलते थे, सैम एवरीबडी इज़ बिजी, सब लोग बिजी होते हैं, वी मस्ट टेक टाइम आउट, हमें टाइम निकालना चाहिए। तो यही बात है, प्रायोरिटाइज करें, ये नंबर 1 2 3 और टाइम निकालें। टाइम निकालेंगे तो आप कितने भी बिजी हो, आप अपने पैशन के लिए टाइम निकाल सकते हैं और यू कैन सर्व द सोसाइटी। उससे गिविंग बैक करने से सबसे अच्छी होती है कि आपको पॉजिटिव एनर्जी रिटर्न में मिलती है। बोलते हैं ना कि व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड, तो आप पॉजिटिव एनर्जी देंगे, आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी, सो यू विल नॉट गेट टायर्ड। तो क्या मान लिया जाए कि लोग अगर टाइम के पंचुअल नहीं हैं तो क्या वो अपना मुकाम हासिल नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, कभी भी हम चेंज कर सकते हैं, कभी हम अडेप्ट कर सकते हैं। टाइम का पंक्चुअल नहीं है तो ट्राई करें कि हम पंक्चुअल बनने की कोशिश करें, या हम अपने रूटीन को चेंज करें, प्रायोरिटीज़ को चेंज करें। बहुत सारी चीज़ें होती है जब हम ध्यान नहीं देते टाइम को, बट आई थिंक जैसे कि टोस्ट मास्टर क्लब में मैंने ज्वाइन किया तो उससे काफ़ी मुझे टाइम मैनेजमेंट स्किल्स भी पता लगे। साहब, एक बात और सामने आती है इसमें कि आप कुवैत में वर्क कर रहे हैं और इंडिया में आपके सारे रिलेशन वाले रहते हैं, तो वहाँ का जो वर्क है वो सबसे अलग है, तो उसको कैसे आप मेंटेन करते हैं और किस तरीके से आप इंडिया आते हैं? कुवैत का वर्क कल्चर बहुत अच्छा है, बेस्ट है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की सपोर्ट मिलती है, स्वास्थ्य मंत्रालय की बहुत अच्छी सपोर्ट मिलती है, वो उनकी मैनेजमेंट भी बहुत सपोर्टिव है। और वहाँ पे जो टाइमिंग है वर्किंग आवर्स, हमारे मॉर्निंग 7 o'clock से 1 o'clock बंद हो जाता है, सो 1 o'clock 1 बजे के बाद पूरे फ्री हैं। कंस्ट्रक्टिव टाइम होते हैं, उस टाइम को हम अच्छी तरह से यूटिलाइज़ कर सकते हैं, हम उसको वेस्ट भी कर सकते हैं। अपनी अपनी प्रायोरिटीज़ है, जैसे कि मैंने पहले बताया आपको, तो हम उसको उस टाइम को अपने फैमिली के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, अपनी सोसाइटी में ब्रदर्स सिस्टर्स को हेल्प करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में मुझे इतना भी उन्होंने सपोर्ट किया है कि उन्होंने बोला कि जब भी वीकेंड्स हो आप जा सकते हो, आपको वेकेशन भी अवेलेबल है पूरी, तो दे आर सपोर्टिंग। और चैरिटी वर्क के लिए कुवैत बहुत फेमस है। मिनिस्ट्री में जॉब आप करते हैं और मिनिस्ट्री में जॉब करने के बाद भी आप सोशल वर्कर बन रहे हैं, आप सोशल मीडिया में वायरल हैं। और गया ज़िला का, बिहार के गया ज़िले का कौन सा वो गांव है जिसको आपने गोद लिया है और वहाँ की आपकी क्या तैयारी चल रही है? जी, बचपन से ही हमें परोपकार करने की एजुकेशन में बताया गया था, परोपकार करें। और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में गया, लंदन में, स्कॉटलैंड में, फिनलैंड में थोड़ा सा बिजी स्केड्यूल था, लेकिन जब मैं कुवैत में गया तो वहाँ पे काफ़ी टाइम मिला। वहाँ पे भी काफ़ी चैरिटी के ऊपर एम्फेसिस देते हैं, तो जब टाइम मिला तो नेचुरली है कि जो बचपन में मुझे सिखाया गया था मातृभूमि में, वो याद आया। चैरिटी वर्क करने के लिए टाइम निकालना होता है, टाइम निकालने की पूरी कोशिश की। और कोरोना काल के टाइम पे लोहानीपुर गांव, गया जिला, बिहार में अडॉप्ट किया। डिस्टेंस लर्निंग के थ्रू, बेसिकली जूम या वेब डिस्टेंस लर्निंग के थ्रू बच्चों को पढ़ाना, उनको एजुकेशन देना, ये स्टार्ट किया है। वुमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण, और जो यूथ है उनके एम्प्लॉयमेंट के लिए इसके ऊपर काम कर रहे हैं हम। वहाँ पे भी बड़ी अच्छी टीम है, हमारे विक्रम भाई हैं और उनकी पूरी टीम है, तो लगे हुए हैं। टेली मेडिसिन के थ्रू उनको मेडिसिन की अगर कुछ ज़रूरत होती है तो उनको उससे भी करते हैं, हमेशा राब्ता बना रहता है बेसिकली। किस तरीके से उस गांव को आप आगे बढ़ाना चाहते हैं? क्योंकि अभी कल शहनवाज हुसैन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और एक बिहार को अच्छा मॉडल बनाने की बात की है, और आप गया जिला के जो गांव है उसको आप डिजिटल इंडिया या डिजिटल गांव बनाने की तैयारी कर रहे हैं, उन बच्चों को डिजिटल की तरह पढ़ा रहे हैं। जी, ये डिजिटल एजुकेशन ये फ्यूचर है, और स्पेशली जब तक कि हम अपने रूरल गांव को हम डेवलप नहीं करें तब तक कोई फ़ायदा नहीं शहर को डेवलप करने से। हमें गांव और शहर के बीच में जो डिस्पैरिटी है ना, स्पेशली एजुकेशन, हेल्थ, इस चीज़ के ऊपर, तो उसके ऊपर हम डिस्पैरिटी को, जो गैप है ना, उसको हमें कम करना चाहिए। और ये मेडिसिन, डिजिटल एजुकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट रोल अदा कर रहा है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री यशस्वी श्री नरेंद्र मोदी जी भी इसके ऊपर काफ़ी काम कर रहे हैं। इस बार का जो बजट था उसमें भी इंफ्रास्ट्रक्चर्स, वेब लर्निंग और जो रूरल डेवलपमेंट, टेलीमेडिसिन, डिजिटल एजुकेशन के ऊपर काफ़ी एम्फेसिस दिया गया है। तो इसके ऊपर हम कर सकते हैं, उस गांव को डेवलप करने के लिए। एक गांव को हम
मॉडल गांव की तरह लेते हैं, अडॉप्ट करते हैं, गोद में लेते हैं और उसमें हम देखते हैं क्या कमियां हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें हम आपको क्या इम्प्रूव कर कमियां सकते लग हैं। रही है उस गांव में फिलहाल? अभी सबसे पहले हम, क्योंकि जो हमारे बच्चे होते हैं वो हमारे युवा पीढ़ी जो होते हैं वो फ्यूचर ऑफ ए सोसाइटी होते हैं, किसी भी सोसाइटी का वो फ्यूचर होते हैं, भविष्य होते हैं। उनको हम अगर एम्पावर करें तो नथिंग लाइक दैट। और एजुकेशन इज़ द बेस्ट वन। एजुकेशन से हम कर सकते हैं, एजुकेशन से उनकी सोच बदल सकते हैं। हमने देखा कि बच्चों की एजुकेशन में थोड़ी कमी हो रही है। बच्चों को इकट्ठा ला के उनको, अभी शुरुआत में 10 थे, 20, बाद में 60 हुए, फिर 100 हो गए, ऐसे ऐसे करके बड़े हैं बच्चे लोग। तो उसमें हम ज़्यादा बच्चों को ला के एजुकेट करेंगे, फिर बाद में जो यूथ एम्प्लॉयमेंट है, जो वहाँ पे युवा है, उनको एम्प्लॉयमेंट के ऊपर सोचेंगे, जिस तरह से भी उनको लगाएं। और वुमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण, स्वच्छता के ऊपर करेंगे। ये सब बहुत सारी स्कीम्स हैं जो हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे। आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नाम लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की वहाँ पर सरकार है, नीतीश जी बीजेपी की तरफ से हैं, वहाँ मुख्यमंत्री हैं। तो क्या लगता है कि जिस तरीके से आप डिजिटल उस गांव को बनाना चाहते हैं या उन बच्चों को एजुकेशन देना चाहते हैं, पढ़ाना चाहते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो क्या वहाँ के सरकारी स्कूल हैं, वहाँ पर इस तरीके की पढ़ाई नहीं दी जा रही क्या? सरकारी स्कूल की पढ़ाई अपनी जगह पे है, लेकिन हम इंडिविजुअल लेवल पे कर सकते हैं। हम सरकारी स्कूल को कुछ बोलेंगे नहीं, वो अपनी लेवल पे कर रहे हैं। सरकार भी पूरी एफर्ट लगा रही है, लेकिन जब तक कि हम एक जनता और एक नागरिक की तरह हम इनिशिएट नहीं करें, जैसे बोलते हैं ना कि चैरिटी बिगिंस एट होम, घर से शुरुआत करें। व्हाई नॉट, जैसे कि हम उनको ब्लेम करें, इनको ब्लेम करें, इससे अच्छा हम खुद शुरुआत करें। मतलब Be a- इंसानियत के नाते हमारा भी फर्ज बनता है कि डेफिनेट हम भी कुछ काम करें। डेफिनेटली। जॉन एफ कैनेडी अमेरिकन प्रेसिडेंट थे किसी ज़माने में, उन्होंने ये बोला था कि एक्सपेक्ट व्हाट, नॉट व्हाट द कंट्री कैन डू फॉर यू, बट एक्सपेक्ट व्हाट यू कैन डू फॉर द कंट्री। आप कंट्री से, अपने देश से उम्मीद मत कीजिए, आप ये कीजिए कि आप कंट्री को क्या दे रहे हैं। तो बी एन एसेट, कंट्री के लिए, देश के लिए, गांव के लिए, शहर के लिए एसेट बने, एक बोझ मत बने। तो हम अपनी तरफ से करेंगे, फिर बाद में पीछे पीछे जनता आ जाएगी। पीछे पीछे एक, आप एक लाइन लगा दें, ट्रेल लगा दें। आप पहले भेड़ चाल ना चलें, आप एक अलग चाल चले स्टार्ट करें और ब्लेम गेम ना करें। इस यहाँ पे हमें एजुकेट करना है, यहाँ पे हमें गिविंग बैक टू द सोसाइटी करना है। हमें उम्मीद नहीं करना है कि वो करेंगे, या फिर हम उनको बैठ के हम उनको क्रिटिसाइज़ नहीं करेंगे, क्योंकि क्रिटिसाइज़ करने के लिए अपने गिरबान में भी झांक के देखें तो बहुत सारी गलतियाँ हैं, कमियाँ होती है। 70 सालों से कांग्रेस रही है इस देश में और अब आम आदमी पार्टी ग्रोथ कर रही है, लेकिन आप बीजेपी की ही कट्टर समर्थक क्यों हैं? क्या कारण है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह या उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ को ही क्यों अच्छा मानते हैं आप? उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी है जो पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव रहे हैं, या मायावती भी रही है, तो इन सबको आप क्यों लाइक नहीं करते? ऐसा क्या बीजेपी या प्रधानमंत्री जी ने किया है कि आप उनको सबसे ज़्यादा लाइक करते हैं और सोशल मीडिया में सिर्फ उनके बारे में आप बात करते हैं? सबसे पहले कट्टर में विश्वास नहीं रखता हूँ, फ्लेक्सिबिलिटी में विश्वास रखता हूँ। तो हम फ्लेक्सिबल हैं। सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 15 अगस्त 2021 में एक और नारा दिया, सबका प्रयास। जब तक कि सबका प्रयास नहीं होता ना, कहीं भी आप वर्ल्ड में देखें, इस एवरीबडीज एफर्ट्स, सबका प्रयास ही उस कंट्री को ग्रोथ कराता है। अगर हम यहाँ पे सबका प्रयास नहीं करेंगे तो ये हमारी कंट्री ग्रो नहीं कर पाती है। गरीबी हटाओ आंदोलन चलाया गया था कांग्रेस सरकार में। अगर 55 साल 70 साल बोल रहे हैं आप और उनका ऐसा ही नारा था, तो क्या हुआ है अभी तक? कोई सत्ता में सरकार आई है, एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड सरकार फुल मेजोरिटी के साथ आई है, भारत की जनता ने उनको लेके उनको आए हैं, तो अब उनको मौका दें, उनको सपोर्ट करें। लेग पुलिंग करने से कोई फ़ायदा नहीं है। भी अगर अपोजिशन भी है तो अपोजिशन का रोल है कि कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन करें, ये नहीं कि बाहर से अटैक हो रहा है और आप अंदर भी उसको खोखला करे जा रहे हैं। तो वी हैव टू सपोर्ट द गवर्नमेंट विच इज़ इलेक्टेड डेमोक्रेटिकली, प्रॉपर चैनल के थ्रू आए। यहाँ पे बात हो रही है सबका विकास की, सबका विश्वास का और सबका ग्रोथ का। अगर मोदी साहब बोलते हैं कि मुस्लिम भाइयों के लिए बोलते हैं, बहनों के लिए बोलते हैं, एक हाथ में कुरान दूसरे हाथ में लैपटॉप, एजुकेशन के ऊपर एम्फेसिस दे रहे हैं, अपोजिशन मिस कंसेप्शन फैला रहे हैं या आर्टिफिशियल सेंस ऑफ एनार्की फैला रहे हैं, और कुछ लोग उसको गलत ट्विस्ट दे रहे हैं। यहाँ तक कि आप देखिए कोरोना काल में कोरोना वैक्सीनेशन को भी
उन्होंने एक पार्टी से जोड़ा, तो इसमें हम कैसे बोलें कि वो कंस्ट्रक्टिव है? डॉक्टर साहब, एक सवाल मेरा यहाँ पर है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने धारा 370-35 ये कश्मीर से हटा दी, और उसके बाद मुस्लिम समुदाय की जो महिलाएं हैं, जिनको 3 बार तलाक कह कर तलाक देने के लिए लोग मजबूर कर देते थे, तलाक का भी मामला ख़त्म कर दिया, 3 तलाक वाला मामला। दूसरा ये है कि राम मंदिर का मुद्दा भी उन्होंने उठाया और राम मंदिर बनकर अब तैयार हो रहा है। लेकिन इस बीच में जो विरोधी पार्टियां हैं, चाहे जितनी भी पार्टियां हैं बीजेपी से अलग, वो क्यों इस पर ऑब्जेक्शन उठाती हैं? उनको फिर भी क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ये तमाम जो काम है वो पसंद नहीं आता? क्या कारण है? सबसे पहले ये जो आपने मुद्दे बताए हैं, धारा 370, 35A, 35A, ट्रिपल तलाक, राम जन्मभूमि, ये आज की नहीं है, ये इनकी मैनिफेस्टो पढ़ेंगे तो पहले से ही है। अब जब अपोजिशन ने देखा, वो तो कर नहीं पाए शुरू से, क्योंकि एक तुष्टीकरण चल रहा था। अभी भी हाल ही में हमने देखा यूपी में भी सोशल इंजीनियरिंग करके सोशली डिवाइड कर रहे थे, कास्टिज़म में डिवाइड कर रहे थे कुछ पार्टीज़, विच इज़ शेम। और जो हमारी मुस्लिम बहनों की बात कर रहे हैं, तो ट्रिपल तलाक जो है ना, तलाक बिद्दत अरबिक में भी, इस्लामिक में भी स्क्रिप्चर्स में अलाउड नहीं है। ऐसा नहीं है, उनको 3 बार तलाक, हमारे बहनें कितनी सफ़र करती हैं, उनको व्हाट्सएप पे तलाक बोल दिया जाता था और वो तलाक हो जाता था, कोई मेंटेनेंस नहीं मिलती थी, कोई प्रोटोकॉल नहीं था। तो हमारे माननीय यशस्वी श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो ये कदम लिया, बहुत बोल्ड स्टेप लिया है। राम जन्मभूमि का जो सदियों से चलता आ रहा है और लोग परेशान थे, और कुछ पार्टी का ये कहना था कि ये करेंगे तो बहुत दंगे होंगे, लेकिन वो भी बड़े शांतिपूर्वक हुआ। कभी आपने सुना एक देश में 2 कॉन्स्टिट्यूशन हो, 2 झंडे हों? ऐसा कभी सुना है? ऐसा नहीं था, होता है। और वैसे ही भारतीय जो इंडियन जम्मू एंड कश्मीर हमारे भाई बहन हैं, वो उनमें ऐसे 2 झंडे, 2 फ्लैग्स, 2 कॉन्स्टिट्यूशन, 2 प्राइम मिनिस्टर, ऐसे कभी नहीं हो सकता है। सो इट्स नॉट पॉसिबल। वहाँ पे एक अलग ही तुष्टीकरण चल रही थी शुरू से ही, और इस तरह से ग्रोथ नहीं होता है। और इन्होंने उसको ख़त्म कर दिया है, और अभी हमारे भाइयों बहनों जो कश्मीर में रहने, जम्मू एंड कश्मीर में, उनकी ग्रोथ होनी शुरू हो गई है। और काफ़ी हमारे चैनल में भी बहुत सारे वो देखते हैं, काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं, प्रमोशन हो रही है उनकी। ट्रिपल तलाक में वैसे ही मुस्लिम बहनें काफ़ी खुश हो गई हैं, अभी काफ़ी कंट्रोल हो गया है। वैसे ही राम जन्मभूमि में भी काफ़ी चल रहा है। अब ये चल रहा है कि दूसरी पार्टी जो है वो अब बोल रही है कि हम आपको वहाँ पे टूर कराएंगे, ट्रेवल कराएंगे, ये इंतज़ाम करेंगे, ऐसे ऐसे कर रहे हैं। तो क्या माना जाए डॉक्टर साहब कि इन तमाम मुद्दों को जो आपने बताया है, जो मैंने बताया है, कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से और बीजेपी के माध्यम से जो हुआ है, जो 500 साल पहले से पड़ा हुआ है मामला, वो अब पूरा कर दिया है बीजेपी ने या देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, तो इसी मामले को देखते हुए या इन्हीं मुद्दों को देखते हुए आप उनको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं? डिसीजंस जो लिए गए हैं वो बोल्ड डिसीजन लिए हैं। ये इलेक्शन से बायस नहीं हुए, प्रभावित नहीं हुए। अगर ये चाहते तो और सरकारों की तरह चलता है कर सकते थे। ये अंडर द टेबल, अंडर द कारपेट उसको दबा सकते थे और इलेक्शन तक रख सकते थे, लेकिन उन्होंने किया बोल्डली। इनको पता था रिवॉल्यूशन हुआ भी, लेकिन इनको पता था कि क्या सही है जनता के हित में, क्या सही है सारे इंसानों के, और सबकी अलग, सब धर्म की एक आस्था होती है। वी हैव टू रिस्पेक्ट ऑल रिलीजन्स। तो इन्होंने उनका भी किया। ऐसा नहीं कि तुष्टीकरण की सरकार हो या सोशल इंजीनियरिंग की सरकार हो। अभी अमन और शांति हो रही, काफ़ी दंगे, काफ़ी कंट्रोल। यूपी में देखिए, योगी सरकार, माननीय श्री योगी सरकार जी की बात करें आप, काफ़ी कंट्रोल हुआ है। काफ़ी पहले पुलिस डरती थी गुंडा राज से, अब गुंडे भागते हैं, पुलिस पीछे भागती है उनके। उत्तर प्रदेश में जब चुनाव चल रहे थे, चुनाव भी हो गए, मुख्यमंत्री दोबारा से योगी आदित्यनाथ जी बन गए हैं, आपका भी बड़ा समर्थन रहा है, आपने भी काफ़ी इन मुद्दों पर बातचीत की है कि उत्तर प्रदेश में दोबारा से योगी राज आएगा, उत्तर प्रदेश में दोबारा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बनेंगे। लेकिन माहौल पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का भी चला, और कहीं ना कहीं दूसरे चरण में ये देखने को मिला कि अब जोरदार टक्कर है, लोगों के अंदर ये बातचीत चली कि अब जोरदार टक्कर और बदलाव होने वाला है। लेकिन समाजवादी पार्टी को समर्थन करने वाले, उन्होंने बीजेपी को समर्थन किया, क्योंकि वहाँ ये बात देखी गई है कि कानून व्यवस्था और सुरक्षा को लेकर बात की गई है, सड़कों को लेकर बात की गई है, फ्लाईओवरों को लेकर बात की गई है। तो इसको आप कैसे देखते हैं? उत्तर प्रदेश में योगी राज जो आया है, बुलडोज़र बाबा जो चल रहा है, क्या वो बिल्कुल सही है या गलत है? देखिए, आपने सही बोला। 37 साल में रिकॉर्ड दोबारा ये बने हैं। 37 साल में पहली बार हुआ है कि
हमारे माननीय श्री योगी जी दोबारा से बने हुए हैं, और बहुत सारे जिंक्स उन्होंने बोला जाता था कि नोएडा में जाएंगे तो बन नहीं पाएंगे, लेकिन नोएडा में एक बार नहीं 10 बार गए वो, और उन्होंने पूरी डेवलपमेंट की कोशिश की है। यानी कि इस बार जो इलेक्शन हुए थे उसमें डेवलपमेंट सिक्योरिटी के ऊपर मुद्दा था। कुछ अपोजिशन पार्टीज़ ने, नाम नहीं लेना चाहता हूँ, कुछ अपोजिशन पार्टी ने वहाँ पे सोशल इंजीनियरिंग करने की कोशिश की, पूरी वोट बांटने की कोशिश की दलित में, और यहाँ तक कि फार्मर्स लॉ वाले जो थे उनको भी लाने की कोशिश की, लेकिन उनका जो मंसूबे थे उनके पूरे नहीं हो पाए, देवर अनसक्सेसफुल। और रिजल्ट आप सबके सामने है कि एक रिकॉर्ड से दोबारा से ये बने हैं। योगी सरकार जी जो है, देखिए, अगर कोई इलीगल इंक्रोचमेंट्स है उनके ऊपर बुलडोजर चलनी चाहिए, अगर कोई इलीगल है उनके ऊपर करना चाहिए, बैलेंस वे में करना चाहिए। तो इनकी ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है, तो विच इज़ गुड। बाहर देखिए, आप बाहर देखिए, ऐसे इलीगल इंक्रोचमेंट्स कहीं भी नहीं है, ऐसे इलीगल। और जो इन्होंने एक न्यू कंसेप्ट ये लेके आए कि अगर दंगाई बाहर करते और सारे जो ये सब जो ये आगजनी करते हैं, ये सब जो बर्न करते हैं पब्लिक प्रॉपर्टी, ये किसकी प्रॉपर्टी है? उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है ना, ये जनता हार्ड अर्न मनी है, वो टैक्स में देते हैं, वो सरकार की बिल्डिंग्स जला रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं, पुलिस की कार गाड़ियाँ ये सब कर रहे हैं। तो ये मनमानी ऐसे नहीं होनी चाहिए। देयर मस्ट बी रूल होना चाहिए, एक कानून होना चाहिए, और रिस्पेक्ट करनी चाहिए, लॉ ऑफ द लैंड की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। उत्तर प्रदेश से लेके पूरे देश में केंद्र सरकार काम कर रही है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ कानून व्यवस्था को लेके और सुरक्षा को लेके काम कर रहे हैं, और केंद्र में मोदी सरकार सुरक्षा को लेकर काम कर रही है। लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी रोज़ाना महिलाओं और लड़कियों के साथ घटनाएं घट रही हैं। अभी आपने देखा होगा ललितपुर में भी एक घटना घट गई है। तो कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ प्रशासन का या सरकार का वो रहता है, या परिवार का भी एक उद्देश्य रहता है कि अपने बच्चों की सुरक्षा किया जाए या उनको देखभाल किया जाए। क्योंकि देख रहे होंगे आप, स्कूल जिस तरीके से बच्चे जाते हैं, घटनाएं घट जाती हैं, तो कहीं ना कहीं सुरक्षा के लिए अगर देखा जाए तो क्या परिवार का हक नहीं बनता है, परिवार का फ़र्ज़ नहीं बनता है कि वो भी ध्यान दिया जाए इस पर? बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत अहम मुद्दा आपने रेज़ किया इस समय। हमारी भारतीय संस्कृति में बोला जाता है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवाः। जहाँ पे नारियों की पूजा की जाती है वहाँ पे देवता का वास होता है। यह हमारा कल्चर है, भारतीय कल्चर है, बहुत ही रिच। लेकिन बीच में कुछ गड़बड़ हो गया और कहीं ना कहीं त्रुटि रही, कमी रही कहीं ना कहीं। अब ये अलग अलग लेवल होते हैं। जैसे कि एक क्रिकेट में एक कप्तान सब कुछ नहीं कर सकता, मैच जीत नहीं सकता है, इंडिविजुअल प्लेयर्स को लग के टीम के लिए काम करना पड़ता है। वैसे ही यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन, सरकार की बात अपने की, पॉलिसी मेकर्स होते हैं, उसके अलावा सोसाइटी, फैमिली, इंडिविजुअल, सबकी जिम्मेदारी होती है। जब हम मैच्योर सोसाइटी होंगे तभी जब हम एक रिस्पॉन्सिबल इंडिविजुअल की तरह काम करेंगे। स्वच्छ भारत अगर हम अभियान करते हैं तो उसमें हमें ये भी देखना है कि सरकार अभियान करती है, पॉलिसी मेकर करते हैं, लेकिन अगर मैं फेंकता जाऊँ ऐसे, कब तक वो चलेगा? तो हमें भी सफाई रखना है। वैसे ही यहाँ पे भी एजुकेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल एजुकेशन, महिला सशक्तिकरण, कानून सपोर्टिंग में लाएं, प्लस सारे इंडिविजुअल को देखना है, और हमारी बहनें हैं उनको भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, और जो सोसाइटी है उनको एक अच्छी मेच्योर सोसाइटी की तरह होना चाहिए। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ऐसे बहुत सारे आंदोलन चले हैं, बहुत सारे स्कीम चले हैं। हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी देखना है और हमें ध्यान देना है कि हम अपनी बहनों की किस तरह से हिफाजत करें, और बहनों को भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। सो आई थिंक इस कलेक्टिव है पूरा कॉम्बिनेशन। मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि सरकार के साथ साथ प्रशासनिक अधिकारियों के साथ साथ परिवार को भी ध्यान देना है कि हमारे बच्चे कहाँ जा रहे हैं, किस तरीके से वो सुरक्षित हैं या नहीं हैं। अगर हॉस्टल में रह रहे हैं, पीजी में रह रहे हैं, तो वहाँ पर भी वो अपना ध्यान दे रहे हैं नहीं दे रहे, ये आपका कहना है? बिल्कुल, चेक एंड बैलेंस ज़रूरी होता है हर तरह से। और हॉस्टल में भी, हम भी जैसे हॉस्टल में थे तो वार्डन्स थे हमारे, जैसे कि मैं मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज में था, तो वहाँ पे लेट्स से एग्जांपल ओल्ड बॉयज़ हॉस्टल था, तो वहाँ पे सिर्फ बॉयज़ अलाउड थे और वार्डन थे, एक प्रॉपर प्रोटोकॉल था। तो ऐसे ये चेक एंड बैलेंस ज़रूरी है जी। डॉक्टर साहब, अब मैं आता हूँ आपके दोबारा से उसी गांव में जिसको आपने गोद लिया है।
आपका उस गांव को क्या बनाने का उद्देश्य है? क्योंकि सरकार तो काम कर रही है, नीतीश सरकार तो काम कर रही है, और या तमाम लोग आपको सुन रहे हैं, उस गांव को गोद लेने के बाद जो आप उसको बनाना चाहते हैं, तो अदर लोगों को क्या संदेश आप देना चाहेंगे? बिहार वासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? गांव को डेवलप करेंगे, एम्पावर करेंगे तो वो गांव, रूरल एरिया और जो शहर है उनमें जो डिस्पैरिटी वो ख़त्म हो जाएगा और डेवलपमेंट होगी। तो हमारे ज़्यादातर जो इंडिया की जो रीढ़ की हड्डी है भारत की, वो गांव है। तो गांव जब डेवलप करेंगे तो वहाँ से जो रिवर्स माइग्रेशन होता है, यानी कि अब शहर से वहाँ पे जाएंगे, वहाँ पे अगर स्किल मैपिंग करके वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट मिल जाए लोगों को, तो उनको शहरीकरण जाने की ज़रूरत नहीं है और शहर में जो ओवर कंजेशन होता है वो ना हो। तो हमें अपने गांव को एक मॉडल गांव बनाना है और इसी के एक फुटप्रिंट लेके बाकी सब गांव में स्प्रेड करना है, वर्ल्ड ओवर में, पूरे देश में। और सरकार तो कर ही रही है, लेकिन हम अपने लेवल पे कर सकते हैं और बाकी जो सुन रहे हैं हमारे भाई बहन वो भी मोटिवेट होंगे। स्कूल को अच्छी तरह से करें, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स को करें, एजुकेशन के ऊपर ध्यान दें, वहाँ पे स्वच्छता के ऊपर ध्यान दें, सोलर एनर्जी के ऊपर ध्यान दें, जो गोबर गैस प्लांट्स है उसके ऊपर ध्यान दें, जो डिकम्पोस्ट होते हैं, जैसे कि ये अगर कुछ वेस्ट या प्लास्टिक को नो करें, वेस्ट मैनेजमेंट करें, डिकम्पोजिशन के ऊपर करें, बायोगैस प्लांट्स बनाएं, ऐसे ऐसे बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। शुगर केन के ऊपर करें। अगर हम अच्छी तरह से वहाँ पे, अगर भारत में जैसे कि बहुत ज़्यादा वो होती है, हरित क्रांति पहले आई थी, तो हम अगर अच्छी तरह से वहाँ पे कल्टीवेट करें बहुत सारे पौधों का, ये सब, तो वो एक्सपोर्ट किया जा सकता है बहुत अच्छी अच्छी क्वालिटी से, क्योंकि काफ़ी फर्टाइल भूमि है, सॉइल है, बहुत अच्छे अच्छे, तो काफ़ी इसको डॉक्टर साहब, आप दांतों के डॉक्टर हैं, लेकिन तमाम मुद्दों पे बातचीत हमने आपसे कर ली है, पॉलिटिकल भी हमने कर ली है, महिला सुरक्षा की बात भी कर ली है, स्वच्छता अभियान पर भी बात कर ली है, लेकिन अब एक मेन मुद्दा ये रह गया है कि जिसके आप डॉक्टर हैं, दांतों के डॉक्टर हैं, तो अब थोड़ा सा दांतों पे आ जाते हैं कि जिस तरीके से लोगों के दांतों में कीड़े लग जाते हैं। कई लोग तो ऐसे हैं जो दोनों टाइम जो है ब्रुश करते हैं, लेकिन फिर भी उनके कीड़े नहीं हट पाते हैं। आज देखिए आप, हॉस्पिटल भरे पड़े हैं दांतों की समस्याओं को लेके, दाढ़ें खराब हो रही हैं। तो क्या इसके लिए भी कुछ आपके पास ऐसा उदाहरण है या ऐसी कोई बात है जो लोग हमारे माध्यम से सुने और उसको यूज करें या उसको इस्तेमाल करें, जो उसके दांत बिल्कुल ठीक हो जाएं, ख़राब ना हो? कुछ ऐसे उदाहरण जिस तरीके से आप ठीक करते हैं। देखिए, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। हमेशा बोलते हैं ना कि सावधानी बरतनी चाहिए या प्रिवेंशन करना चाहिए, जिससे कि क्योर की तरफ, इलाज में जाने से पहले ही अगर वो दांतों में कीड़ा लगे उससे पहले ही अगर हम प्रिवेंट करें, प्रिवेंशन के लिए जैसे आपने सही बोला, ब्रशिंग 2 बार कर रहे हैं, लेकिन जो दांतों में कीड़े लगे हैं वो सिर्फ ब्रशिंग से नहीं जाते, उसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। खाने का फ्रिक्वेंसी, शुगर अगर खा रहे हैं, मीठी चीज़ खा रहे हैं, चॉकलेट्स खा रहे हैं, स्टिकी थिंग्स खा रहे हैं, अगर उनकी फ्रिक्वेंसी कम करें। और आजकल डाइट देख रहे हैं आप कैसा हो रहा है, पहले ज्वार बाजरा मोटे मोटे दाने होते थे, आजकल क्या हो गया, रिफाइंड मैदा हो गए हैं, और प्लस ये सब जो बर्गर हैमबर्गर आ गए, ये सब आ गए ना, ये सब चीज़ें जो है ना, ये रिफाइंड डाइट होते हैं, उसमें जो है ना, उसमें उससे दांतों में जल्दी कीड़ा लगता है, और यानी कि वो सब चीज़ें अटक जाती हैं दांतों में और इग्नोर कर जाते हैं। और प्लस बेसिक ये जैसे कि फिजी ड्रिंक्स होते हैं, कंपनी का नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे होते हैं, उनकी फ्रिक्वेंसी रिड्यूस करें। बच्चों को कंट्रोल करना मुश्किल होता है चॉकलेट्स खाने से, ये सब चीज़ें, या फिर फिजी ड्रिंक्स पीने से, लेकिन उनकी फ्रिक्वेंसी रिड्यूस करेंगे, क्योंकि बहुत सारे रिसर्च हुए हैं अमेरिका में या इंग्लैंड में, उन्होंने यही बताया कि अगर अच्छा, पहले लोग ब्रुश नहीं करते थे, ये ब्रश वगैरह नहीं होता था, दातुन जो घिसते थे उसी से दांत उनके सही रहते थे और डॉक्टर मतलब हॉस्पिटल जाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती थी। अब ऐसा क्या हो गया कि ब्रश भी कर रहे हैं, इतनी साफ़ सफाई भी रख रहे हैं, फिर भी इस तरह की खराबी दांतों के अंदर आ जाती है? तो पहले जैसे कि मैंने बताया कि पहले मोटे अनाज होते थे, जैसे ज्वार बाजरा होते थे, और फ्रूट्स वेजिटेबल बहुत सारे खाते थे। अब अगर बर्गर आ गए हैं, और कंपनी का नाम नहीं लूँगा, फिजी ड्रिंक्स आ गए हैं, वो जो एरेटेड ड्रिंक्स होते हैं, वो सब चीज़ें दांतों को जल्दी से डिज़ोल्व करता है, और फिजी ड्रिंक्स डैमेज करता है, और स्टिकी फूड आइटम्स होते हैं। ब्रश अगर करें और ब्रश अच्छी तरह से ना करें, अंदर रह गए, या फिर फ्रिक्वेंसी ऑफ शुगर ज़्यादा हो जाए, या सलाइवा उनकी कम बन रही है, या उनके पास टाइम नहीं है, बहुतों से अभी सवाल कर रहा हूँ तो बोलते हैं कि टाइम नहीं है ब्रश करने का मेरे पास, मेकअप करने के लिए 5-10 मिनट्स है। सॉरी, मेकअप के खिलाफ नहीं है, बट बॉडी को प्यार करेंगे तो बॉडी आपको प्यार करेगा, आपको अच्छा रिजल्ट देगा। हम लोग और पीरियडिकली डॉक्टर के पास जाना है, बोलते हैं दर्द नहीं होता है, डॉक्टर के पास क्यों जाए?
जब तक दर्द होता है तब तक वो लेट स्टेज हो जाता है। तो इसीलिए पीरियडिक डॉक्टर के पास, डेंटिस्ट के पास जाना ज़रूरी होता है। ये सब चीज़ें होती है जब कभी कभी कीड़ा जो होता है ना, कैविटी जो होता है ना, इनिशियल स्टेज में होता है, फर्स्ट स्टेज में होता है। अगर उसको अवॉइड करेंगे, इग्नोर करेंगे तो डीप चला जाएगा, तब तक दांत की बचाने की नहीं होती कैपेसिटी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। एक लास्ट में संदेश तमाम लोग आपको सुन रहे हो, और आपने हमें 35 से 40 मिनट दिए इस इंटरव्यू के लिए, क्योंकि आप थक चुके हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि काफ़ी लंबा आपने सफ़र किया है और आप कुवैत से इंडिया भी आए हैं, तो भी आप थक चुके हैं। यहाँ इंडिया में भी काफ़ी जगह आप मिलने जा रहे हैं। लास्ट में क्या संदेश आपकी तरफ से तमाम मुद्दों को लेकर, जिन जिन मुद्दों पर हमने बातचीत की है? हम अपने भारतवासियों भाइयों और बहनों सबको मैं ये बोलना चाहता हूँ कि ऑलवेज बी कंस्ट्रक्टिव, हमेशा ऑप्टिमिस्टिक, पॉजिटिव रहे, कंस्ट्रक्टिव रहे। अपनी देश भारत माता के लिए सेक्रीफाइस करें, अपनी जितना भी कंट्रीब्यूशन हो पाए, गिव बैक टू द सोसाइटी। लेग पुलिंग ना करें। गलतियां देखी जाए तो हर सरकार में होती है, कोई सरकार परफेक्ट नहीं होती है। अगर कोई सरकार आई है, मेजोरिटी में आई है, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड होके आई है, उनका सपोर्ट कीजिए। वो भी सपोर्ट कर रही है, वो भी काम में लगे हुए हैं, कार्यरत हैं। हमारा रोल बनता है एज एन इंडिविजुअल, एज अ कंट्री। मैं इंडिया भारत का पासपोर्ट लेके घूम रहा हूँ, मुझे गर्वान्वित महसूस होता है हमेशा। लेकिन मैं अगर भारत के खिलाफ बोलता हूँ, वो हर कंट्री में, मैं बहुत सारे कंट्रीज़ में घूमा हूँ, 20 से ज़्यादा कंट्रीज़ में घूमा हूँ, मैंने देखा है हर जगह पॉजिटिव नेगेटिव होती है। नेगेटिविटी को हटाएं, पॉजिटिविटी को बढ़ाएं। ऐसे ही यूनाइटेड वी राइज, हम यूनाइटेड होके मुट्ठी बन के राइज होते हैं। वी हैव टू राइज, बी ए मैच्योर पर्सनैलिटी। एक सिविक्स जो होती है ना, सिविक सोसाइटी, मैच्योर्ड सोसाइटी बनना है हमें। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हमारे साथ थे डॉक्टर सुमंत मिश्रा जी, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर बातचीत की है, चाहे पॉलिटिकल मुद्दा हो, चाहे दांतों की समस्या हो, और चाहे सोशल वर्कर की बात हो। जिस तरीके से गया ज़िले में एक गांव है बिहार में, उसको भी इन्होंने गोद लिया है और उसको भी डिजिटल बनाने की इनकी तैयारी है। बातचीत भी की गई कि क्या नीतीश सरकार वहाँ काम नहीं कर रही है शिक्षा को लेकर, लेकिन इनका ये जवाब है कि नीतीश सरकार अपना काम कर रही है, केंद्र सरकार अपना काम कर रही है, लेकिन हमारा फ़र्ज़ भी बनता है कि हम भी कुछ करके दिखाएं, सोशल एक्टिविस्ट दिखाएं, ताकि लोगों के अंदर एक जागरूकता फैले और बच्चे शिक्षित बने। 40 मिनट की बातचीत में इतना कुछ डॉक्टर सुमंत मिश्रा ने बोल दिया है, जो आपने हमेशा वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए सुना है। और डॉक्टर सुमंत मिश्रा इंडिया आए हैं, इंडिया में तमाम जगह घूम रहे हैं, कम से कम 20 देश की यात्रा ये कर चुके हैं और हर जगह जाके अपना सिस्टम बना चुके हैं। हर जगह जाके इनकी एक तैयारी है कि वहाँ पर भी सोशल एक्टिविटी का हम काम करें, वहाँ पर भी हम अपनी सोशल एक्टिविटी दिखाएं, वहाँ पर भी हम कुछ अपनी तरफ से कुछ करने की कोशिश करें, ताकि इंडिया का नाम ऊंचा हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बात की है, गृह मंत्री अमित शाह जी की बात की है, और जो विपक्षी पार्टियाँ भी हैं उनको भी इन्होंने सिर्फ अच्छी तरीके से बातचीत की है कि भाई उन्होंने भी अच्छा काम किया है, लेकिन जो 70 सालों से बाकी काम रह गया था, चाहे धारा 370 हो, 35E हो, चाहे 3 तलाक का मुद्दा हो, चाहे राम मंदिर का मुद्दा हो, ये काफ़ी सालों से पड़ा हुआ था। मुस्लिम समुदाय की जो महिलाएं हैं वो बेचारी बड़े परेशान थीं। फ़ोन पे ही लोग 3 तलाक दे देते थे, 3 बार तलाक बोल देते थे, तो महिला बेचारी परेशान होती थी, कोर्ट कचहरी भागती रहती थी, लेकिन आज तक उनका कोई मामला दर्ज नहीं होता था। अब जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है 3 तलाक का मुद्दा, उस पर अब बिल्कुल महिलाएं खुश हैं और बीजेपी का कहीं ना कहीं समर्थन करती हैं। बाकी की तस्वीरें आपको दिखाते रहेंगे, और डॉक्टर साहब अब आगे क्या करने वाले हैं, गांव को किस तरीके से डिजिटल बनाएंगे, वो सारी तस्वीरें आपको अपने चैनल के माध्यम से दिखाते रहेंगे। द न्यूज़ एक्सप्रेस के लिए दिल्ली से ब्रजेश कुमार की रिपोर्ट।